नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम विथ नरेन के यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं विराम चिन्ह, उनका प्रकार और प्रयोग। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको विराम चिन्हों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, है ना। इस तरह से अपन इस वीडियो को पढ़ेंगे, ट्रिकी मेथड से आपको समझाया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हर तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भाई विराम चिन्ह होते क्या है। विराम चिन्ह होते क्या है? विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कहते किसे हैं? एक तो देखिए हम चिन्ह गलत लिखते हैं। कुछ दोस्त मेरे हैं वो चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, तो ये चिन्ह की जो ये वर्तनी है ना, ये अशुद्ध है। ये वर्तनी चिन्ह की क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। चिन्ह देखिए या तो सही आप ऐसे लिखना चाहिए, आपको चिन्ह है आधा और न पूरा, या आप ऐसे कर सकते हो कि इस है के नीचे न लगा दो चिन्ह, ये भी सही है। तो ये चिन्ह सही है और ये चिन्ह सही है, लेकिन ये चिन्ह गलत है। तो सबसे पहले चिन्ह की वर्तनी भी हमें शुद्ध करनी होगी। विराम, देखिए विराम का मतलब होता है रुकना। तो अगर हम वाक्य में वाक्य आप लिख रहे हैं, वाक्य लिखते समय या वाक्य को बोलते समय हमें रुकने की आवश्यकता महसूस हो, है ना, रुकने की आवश्यकता महसूस हो, तो वो विराम हो गया। उस विराम को व्यक्त करने के लिए, उस विराम को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, यानी हो सकता है थोड़ा ठहराव की आवश्यकता हो, बोलते समय हमें थोड़े ठहराव की आवश्यकता हो वाक्य को बोलते समय, या वाक्य को बोलते ही पूरी तरह से रुकने की आवश्यकता हो। तो वाक्य में जो ठहराव जो होता है उसे व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का मतलब होता है ठहराव। विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव। अब बोलते समय तो अपन बोलते हैं तो थोड़ा सा ठहराव आ जाता है, लेकिन जब उसको लिखेंगे ना, तो लिखते समय उस ठहराव को हम चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं। उस ठहराव को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? चिन्हों के द्वारा। तो विराम चिन्ह की परिभाषा वैसे पूछी नहीं जाती, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि बोलते समय, किसी वाक्य को बोलते समय, किसी वाक्य को किसी वाक्य को बोलते समय, बोलते समय जो ठहराव होता है, बोलते समय जो ठहराव होता है, ठहराव होता है, उस ठहराव को, उस ठहराव को व्यक्त करने के लिए, उस ठहराव को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बताओ? विराम चिन्ह। यानी हम बोलते समय तो रुक गए, लेकिन अब उसी चीज को आप लिख रहे हो तो लिखते समय उस ठहराव को दर्शाने के लिए चिन्ह लगाने पड़ेंगे। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, है ना, उप विराम, इस तरह के चिन्ह, तो उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह उन्हें कहते हैं। ये अपनी बात हो गई। अब देखिए सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि सर इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो देखो क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं आपको। विराम चिन्ह में मुख्य रूप से देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यह बनता है कि वो चिन्ह पूछ लेगा आपसे। पहला, उसी चीज को अपन पढ़ेंगे। पहला तो क्या पूछ लेगा? वो चिन्ह पूछ लेगा। ऐसे बोल दिया कि हंस पद, हंस पद का चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? अब देखो नॉर्मली हमें विराम चिन्ह ज्यादातर हम यूज करते हैं, या हमें ध्यान कौन कौन से रहते हैं? या तो हमें अल्प विराम का ध्यान है, या तो हमें पूर्ण विराम का ध्यान है, या तो हमें अर्ध विराम का ध्यान है ना, कुछ मैं, या प्रश्नवाचक का ध्यान है। चार पांच एक चिन्हों का हमें एग्जैक्ट पता है, जबकि विराम चिन्ह बहुत सारे होते हैं। हालांकि उनको विरामेतर चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह तो चार पांच ही होते हैं, लेकिन एग्जाम में सारे चिन्ह आते हैं उनमें से। तो वो पूछ लिया हंस पद का चिन्ह कौन सा है, लाघव चिन्ह कौन सा है, अनुवृत्ति, अनुवृत्ति चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? चार चिन्ह दे दिए। तो पहली चीज तो हमें सभी चिन्हों के प्रतीक या सभी चिन्हों के जो साइन होते हैं वो पता होने चाहिए कि भाई लाघव चिन्ह कैसा होता है, उद्धरण चिन्ह को कैसे लिखें, अनुवृत्ति चिन्ह को कैसे लिखें। एक चीज तो ये हमें पता होनी चाहिए, नंबर एक बात। दूसरा चीज वो क्या पूछ सकता है? इनके प्रयोग से संबंधित पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि त्रुटि, पूरक या हंस पद का प्रयोग कहां होता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कहां होता है। इसके आधार पर वो कथन बना करके दे सकता है। तीसरे तरह के प्रश्न वो क्या पूछेगा? आपको वाक्य दे दिया, आपको क्या दे दिया? एक वाक्य, और वाक्य में उसने विराम चिन्हों का प्रयोग कर दिया और पूछा कि कौन से वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। तो उसके लिए भी हमें विराम चिन्हों के प्रयोग की जानकारी दोस्त होनी
चाहिए। तो इन सभी चीजों को लेकर के और अपन करेंगे आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें प्रत्येक विराम चिन्ह जो है उसके बारे में, उसके चिन्ह का पता होना चाहिए कि भाई लाघव चिन्ह कैसे लिखते हैं, हंस पद कैसे लिखते हैं, अनुवर्ती चिन्ह कैसे लिखते हैं, उपविराम कैसे लिखते हैं, अर्धविराम कैसे होता है, उन सभी के चिन्ह। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने पहला टॉपिक इसमें ये ले लिया, या पहला पॉइंट ये ले लिया कि विभिन्न विराम चिन्हों के चिन्ह, विभिन्न विराम चिन्हों के चिन्ह, विभिन्न विराम चिन्हों के चिन्ह यानी प्रतीक कैसे लिखेंगे। जैसे देखो, पूर्ण विराम का ये पूरी डंडी, ये खड़ी डंडी होती है, ये पूर्ण विराम है। ये क्या है बताओ? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का हम सभी को पता है। अल्प विराम में देखो, ये अल्प विराम जिसे इंग्लिश में अपन कोमा कहते हैं, अल्प विराम, ठीक है। यानी सिर्फ इस तरह से किया, ये अल्प विराम का चिन्ह है। अब अर्धविराम में क्या करोगे आप? अर्धविराम में देखो, ये जो चिन्ह लगाया था ना कोमा का, इसके ऊपर इस तरह से छोटी सी बिंदी और लगा दो, ये अर्धविराम का चिन्ह हो गया। दोनों चिन्हों में ध्यान रखना, कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना अल्प विराम का मतलब ये चिन्ह, और अगर इसी अल्प विराम के चिन्ह के ऊपर एक छोटी सी बिंदु लगा दोगे, वो हो जाएगा अर्धविराम का चिन्ह। किसका हो जाएगा? अर्धविराम का। तो अर्धविराम का चिन्ह ये हो गया। बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है। प्रश्न सूचक है सर, हम सभी को पता है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। ये क्या है बताओ? प्रश्न सूचक चिन्ह है। अब देखो, विस्मयादि बोधक, ये विस्मयादि बोधक है। इस तरह से विस्मयादि बोधक में क्या है? देखो, पूर्ण विराम जो है ना, उसके नीचे एक बिंदु लगा दो, वो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। इसी विस्मयादि बोधक का एक और नाम होता है संबोधन बोधक। ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे पूछ लेना संबोधन चिन्ह कौन सा है, ऐसे भी पूछ सकता है कई बार वो घुमाकर कि संबोधन चिन्ह कौन सा है, संबोधन चिन्ह। तो ये जो विस्मयादि बोधक है ना, इसी का संबोधन चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विस्मयादि बोधक पूछे तो भी यही चिन्ह अपन करेंगे, और संबोधन चिन्ह पूछे तो भी अपन यही करेंगे, ठीक है। उपविराम या अपूर्ण विराम, देखो इसमें क्या होता है? विसर्ग मान लो आप, विसर्ग लिखना आता है ना, तो विसर्ग है ना, यही हालांकि ये विसर्ग अलग चीज हो गई है ना, लेकिन इसका चिन्ह जो है वो विसर्ग के जैसा होता है। तो उपविराम या अपूर्ण विराम, इस तरह से इनका प्रयोग के बारे में एक एक चर्चा करेंगे, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी ये बता दूं कि देखो, इन तीनों में कभी कभी पूछ लिया जाता है, यानी अल्प विराम का मतलब है थोड़ा ठहराव। अल्प विराम का मतलब क्या है? थोड़ा ठहराव। हालांकि बाद में भी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा ठहराव यानी बिल्कुल कम ठहराव हो तब तो होता है अल्प। अल्प का मतलब थोड़ा ठहराव, ठीक है। उससे ज्यादा ठहराव हो, अल्प विराम से ज्यादा, तो अर्धविराम। और अर्धविराम से ज्यादा यानी पूरी तरह से ठहराव, वाक्य पूरा समाप्ति हो जाए, पूर्ण विराम। ये तीनों का क्रम भी पूछ सकते हैं कई बार ठहराव का। तो सबसे कम ठहराव हो अल्प विराम, अल्प विराम से ज्यादा ठहराव, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्प विराम से ज्यादा ठहराव हो और पूर्ण विराम से कम ठहराव हो तो अर्धविराम, ठीक है। और वाक्य पूर्ण हो गया, इसका मतलब पूर्ण विराम। पूर्ण समाप्ति हो गई वाक्य की, इसका मतलब पूर्ण विराम। बताओ, बात समझ में आ गई क्या? तो अगर ठहराव की दृष्टि से देखें ना, तो सबसे कम ठहराव इसमें होता है, फिर उससे ज्यादा ठहराव अर्धविराम में होता है, और सबसे ज्यादा ठहराव पूर्ण विराम में होता है। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। एक बार उसने प्रश्न पूछ लिया कि जहां पर अल्प विराम से ज्यादा ठहराव हो और पूर्ण विराम से कम ठहराव हो, वहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, अर्धविराम। कौन सा बताओ? अर्धविराम है, ठीक है गुरुजी। निर्देशक चिन्ह, देखो ये निर्देशक चिन्ह, ये बड़ा होता है, बड़ा निर्देशक चिन्ह। इस तरह से डंडी है, थोड़ी सी बड़ी होती है, इसे डैश भी कहते हैं। अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं इसको? डैश कहते हैं। बोलो, ध्यान रख लोगे? अच्छा, यही डंडी छोटी हो जाती है ना, तब इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। ये ध्यान रखना, जो फर्क जो हमें ध्यान होना चाहिए ना, वो जरूर उस पर कंसंट्रेट करना साथियों आप। अगर ये बड़ा कर दिया तो निर्देशक चिन्ह, अगर इसको छोटा कर दूं मैं इस तरह से, तो इसको योजक चिन्ह, या इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। क्या कहते हैं? हाइफन। और अगर इसी निर्देशक चिन्ह के मैं ऐसे लगा दूं पीछे दो, उसको बोलेंगे विवरण चिन्ह। ऐसे याद रखिए, विवरण चिन्ह, ठीक है। देखो, सभी का चिन्ह एक बार करेंगे अपन। उसके बाद देखो योजक चिन्ह, देखो मैंने क्या कहा? निर्देशक चिन्ह तो बड़ा डैश, और अगर छोटा कर दे इसको, या हाइफन, इंग्लिश में इसको हाइफन बोले, तो ये योजक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? योजक चिन्ह। निर्देशक से छोटा होता है, ध्यान रखना। निर्देशक से क्या होता है बताओ? छोटा होता है, ठीक है। लाघव चिन्ह, ये जो डॉट होता है ना, डॉट, ये लाघव चिन्ह। दिख तो रहा है क्या? दिख ही नहीं रहा थोड़ा सा। ये देखिए,
आप जब पेपर देने जाते हैं नॉर्मली अपने 10वीं 12वीं के पेपरों में ऐसा होता है कि जैसे ये पेज खत्म हो गया तो इस पेज के नीचे ऐसे लिखा होता है क्रय, क्रय के आगे फिर ये चिन्ह, ये लाघव हो गया, फिर पै, ये लाघव चिन्ह हो गया, फिर उ, फिर लाघव चिन्ह हो गया। इसका मतलब होता है कृपया। क्रय का मतलब क्या होता है? कृपया। पै का मतलब पृष्ठ, है ना? उ का मतलब उल्टे। कृपया, पृष्ठ, उल्टे। यानी किसी चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब उसको लाघव कर दिया, छोटा कर दो, है ना? तो ये लाघव चिन्ह, डॉट जिसको अपन बोलते हैं। जैसे मैंने कहा BBC, हालांकि इंग्लिश में प्रयोग होता था, हिंदी में भी अब इसको प्रयोग करने लग गए। BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, उसको शॉर्ट में लिख दिया BBC। तो बी के आगे ये लगा दिया, बी के आगे ये लगा दिया, सी के आगे ये लगा दिया। तो ये लाघव चिन्ह। ये कौन सा है? ये जो बिंदु होती है डॉट, लाघव चिन्ह। ये क्या हो गया? लाघव चिन्ह। ठीक है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह का मतलब जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, इस तरह से। तो ये दो तरह के होते हैं। देखो अवतरण या उद्धरण चिन्ह या तो दोनों तरफ एक एक लगे, तब तो उसको बोलेंगे एकल उद्धरण चिन्ह, दोनों तरफ सिंगल सिंगल ही लगाए। एक ऐसा होता है जिसमें इधर दो लगा दिए, इधर दो लगा दिए, इन्वर्टेड कोमा, जिसको हम 6699 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6699, इन्वर्टेड कोमा। तो ये तो हो गया दोहरा। ये बताओ कैसा उद्धरण चिन्ह हो गया? दोहरा हो गया ये तो। और अगर दोनों तरफ एक एक ही लगा रहे हैं तो एकल उद्धरण चिन्ह। ये क्या हो गया? एकल उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के हो गए, दोनों का अलग अलग प्रयोग है, याद रखना, आपको फंसा सकता है अगला एग्जाम में। कोष्टक हम सभी को पता है, ये कोष्टक देखो, वैसे तो गणित में जब आप बात करोगे ना, गणित में, तो गणित में ये कोष्टक, इसको तो बोलते हैं छोटा कोष्टक। ये इस तरह से कोष्टक होता है, इसको बोलते हैं मंझला कोष्टक। और ये इस तरह से कोष्टक होता है, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। लेकिन हिंदी में इसी कोष्टक का प्रयोग ही सही है, मानक है। केवल छोटे कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखो, त्रुटि पूरक हंस पद, स्मरण चिन्ह या काग पद। देखो आपने मान लो कोई लाइन लिखी, हालांकि इनके प्रयोग की विस्तार से मैं बाद में बात करूंगा, है ना, प्रयोग की विस्तार से कि भाई क्या क्या प्रयोग होता है इनका। फिलहाल अपन चिन्ह की बात कर रहे हैं। फिलहाल अपन किसकी बात करें? चिन्ह की, फिर अपन प्रयोग की बात करेंगे। तो देखो त्रुटि पूरक या हंस पद इस तरह से होता है। देखो आप मान लो आप लिख रहे थे कि आप ये लिख रहे थे कि मोहन कल, और जल्दबाजी में आपने सिर्फ इतना ही लिख दिया, मोहन कल गया, मोहन कल गया, आगे पूर्ण विराम लगा दिया। अब आपको लिखने के बाद याद आया कि अरे यहां पर तो बाजार शब्द छूट गया है, बाजार शब्द छूट गया। तो कोई शब्द जब छूट जाए ना किसी वाक्य में, तो फिर अपन इस तरह से, देखो इस तरह से लगा के और फिर यहां लिख देते हैं बाजार। तो ये जो चिन्ह आपने ऐसे लगाया ना, ये हंस पद, ये क्या है? हंस पद। और इसको ऐसे भी ऐसे लिखा हुआ मिलता है। साइंस का कोई विद्यार्थी हो, लेमड़ा जो लिखते थे ना, लेमड़ा, लेमड़ा के जैसा भी लिख सकते हैं आप। अपन नॉर्मली डेली यूज में अपन इसको ऐसे लिखते हैं, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, यानी त्रुटि का पूरक, गलती की उसको पूर्ति करने वाला चिन्ह। अब देखो लोप, लोप निर्देश या वर्जन चिन्ह। कई बार क्या होता है, देखो आपने देखा होगा आउटलाइन, आउटलाइन वाली कहानी देखी है क्या? बचपन में अपने 8वीं क्लास में कहानी आती थी ना ग्रेडी डॉग की, तो ग्रेडी डॉग में वो क्या करते थे? आउटलाइन देते थे, है ना, यानी कहानी लिख दी, बीच बीच में जगह छोड़ दी, बीच बीच में क्या छोड़ दी? जगह छोड़ दी। या कई बार आपने पासबुकों में देखा होगा, हिंदी की पासबुकों में, जैसे मान लो ये कहा कि मान लो महादेव वर्मा का या जयशंकर प्रसाद की कविता है, मान लो अरुण यह मधुमेह देश हमारा, क्या है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा। वो पूरी कविता का पूरा पद लिखना है, तो पासबुक में कैसे लिखा होता है? अरुण यह, फिर इस तरह से, और यहां पर लिख देते हैं देश हमारा, देश हमारा। तो ये बीच में जो डॉट 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 लगाई ना, इसका मतलब ये बीच वाला, बीच का पद लोपित कर दिया, इसलिए इसे लोप चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से होता है लोप चिन्ह। देखो ये लोप चिन्ह है। या कई जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं। फिर देखो समानता सूचक। अब देखो समानता सूचक से कंफ्यूज हो गए ना, आपको पूछ लेगा समानता सूचक चिन्ह लिखो, तो मैं कह रहा हूं आधे व्यक्तियों के तो तोते उठ जाएंगे। समानता सूचक का मतलब है बराबर का चिन्ह। समानता सूचक का क्या मतलब है? बराबर का चिन्ह। ठाकुर जी ये तो हमें पता है, समानता सूचक को तो कौन भी रहो, लेकिन बराबर के चिन्ह का हमें पता है। बराबर चिन्ह नॉर्मली हम संधि में लगाते हैं, जैसे संधि में लिखा कवि प्लस इंद्र, है ना, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र बराबर, फिर यहां बराबर लगा देते हैं, कविंद्र। तो ये बराबर का चिन्ह भी अपने काम आता है, इसे कहते हैं समानता सूचक चिन्ह। चलिए तो इन चिन्हों को वापस एक बार मैं बताऊंगा। विवरण चिन्ह। अब देखो आपने निर्देशक चिन्ह याद है आपको? सुनो, निर्देशक चिन्ह याद है क्या?
निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हमने क्या कहा था? निर्देशक चिन्ह हमने ये कहा था कि ये निर्देशक चिन्ह है। यही तो बताया था आपको, निर्देशक चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह था। अब इस निर्देशक चिन्ह के पहले ये दो बिंदु लगा दो, ये विवरण चिन्ह हो गया। ये क्या हो गया? विवरण चिन्ह। वैसे निर्देशक चिन्ह का ही भाग होता है, निर्देशक चिन्ह का ही रूप है। अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह देखिए, जैसे मेरे को लिखना है राजकीय उच्च, मेरे को ऐसे लिखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुरवाटी, मैंने ऐसे लिख दिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुरवाटी। अब दोबारा मेरे को लिखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिराना, है ना, तो मैं यहां पर ऐसे लगा दूंगा चिराना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को दोबारा मैं लिखना चाहता हूं, तो ऊपर लिखे हुए कथन को जो कि जो नीचे दोबारा से नहीं लिखना पड़े, उस स्थिति में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अनुवृत्ति चिन्ह कहते हैं। ये इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से, ये अनुवृत्ति चिन्ह है। विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह देखिए ये होता है विकल्प चिन्ह, ये विकल्प चिन्ह होता है, यानी दो चीजों को एक साथ व्यक्त करने के लिए विकल्प चिन्ह होता है। जैसे मैं क्या कहूं कि ए या आ, ए और आ, इस तरह से लिख दिया। ए आ के आगे अगर ई उ, उदाहरण समझ लेना आप, री आए, ए आ के आगे अगर ई उ री आए तो वो ए ओ आर बन जाता है। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे ए हो चाहे आ हो, दोनों में से कोई सा भी हो, और इधर इनके आगे चाहे ई आ जाए, चाहे उ आ जाए, चाहे री आ जाए, तो ये विकल्प चिन्ह हो गया कि ए आ जाए तो भी ये बात लागू होगी, आ जाए तो भी बात लागू होगी। इसको कहते हैं विकल्प चिन्ह। क्या कहते हैं? ये विकल्प चिन्ह। दो बार आ गए, कोई बात नहीं। अब देखो अनुवर्ती चिन्ह भी वापस टाइप, दोबारा टाइप हो गया। रेखांकन, उसके बाद क्या है? रेखांकन, यानी रेखांकित, नीचे अंडरलाइन। रेखांकन का मतलब अंडरलाइन, 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 ये इस तरह से होता है। देखो जैसे मैंने कहा सुनील सातवीं, सातवीं, तो ये सातवीं को मैंने अंडरलाइन कर दिया, सातवीं कक्षा में पढ़ता है, सातवीं कक्षा में पढ़ता है। नॉर्मली क्या होता है, किसी चीज पर विशेष बल देने के लिए हम उसे अंडरलाइन करते हैं, जैसे लेखक का नाम हुआ, किताब का नाम हुआ, है ना। किसी चीज को, जैसे आपको कहता है ना आरएस के एग्जाम दो तो हर चीज को अंडरलाइन करना, तो उसमें मेन चीजों को अपन अंडरलाइन करते हैं, यानी जो चेक करने वाला उसका ध्यान आकर्षण करवाने के लिए और उस शब्द को विशेष महत्व देने के लिए हम उसको रेखांकित करते हैं। अब इनके प्रयोग की बात करेंगे। पहले एक बात सुन लो सारे, सभी चिन्हों के अपने को, सभी चिन्हों के अपने को चिन्ह पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको सारे चिन्हों के चिन्ह पता है, आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा अगर चिन्ह से संबंधित इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। देखो पूर्ण विराम में ध्यान रखना, पूरी डंडी, कोई कहीं रुकावट नहीं। अल्प विराम में इस तरह से, और इसी के अगर ऊपर लगा दिया आपने, इसी के अगर ऊपर आपने ये बिंदु लगा दी, इसका मतलब अर्धविराम। ये थोड़ा सा जोड़ के रखना इनको याद। प्रश्न सूचक बचपन से हमें याद है। विस्मयादिबोधक में क्या करना है? पूर्ण विराम के नीचे इस तरह से बिंदु लगा दो, विस्मयादिबोधक। और विस्मयादिबोधक का ही दूसरा, विस्मयादिबोधक चिन्ह ही संबोधन का चिन्ह भी है, इसलिए इसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संबोधन चिन्ह। तो अगर आपको संबोधन चिन्ह पूछ ले तो भी यही चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। उपविराम या अपूर्ण विराम, इस तरह से विसर्ग के जैसा जो चिन्ह होता है उसे उपविराम या अपूर्ण विराम कहते हैं। निर्देशक चिन्ह में देखो इस तरह से एक लंबी रेखा होती है, उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, और अगर इस रेखा को छोटा कर दें वो योजक चिन्ह होता है। वो क्या होता है बताओ? योजक चिन्ह होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आगे, योजक चिन्ह मैंने क्या कहा? छोटा कर दो। निर्देशक चिन्ह को क्या कर दो? छोटा कर दो। उसके बाद में देखो लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब किसी चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए जो बिंदु लगाते हैं, डॉट, वो लाघव चिन्ह होता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण का मतलब या तो किसी लेखक के नाम के आगे या शीर्षक के आगे अपन इस तरह से एक लगाएं, तो ये तो हो गया एकल उद्धरण चिन्ह। अगर डबल डबल लगाएं, जिसको अपन इन्वर्टेड कोमा या 6699 कहते हैं, ये हो जाएगा दोहरा उद्धरण। ये क्या हो जाएगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोनों का अलग अलग प्रयोग है, याद अलग अलग रखना है दोनों का। फिर देखो त्रुटि पूरक या हंसपद या स्मरण चिन्ह या काकपद नाम है इसका। अगर कोई शब्द बीच में छूट गया लिखते समय, तो उसको लिखने के लिए इस तरह से अपन ऐसे लगा के फिर ऊपर लिखते हैं, तो इसलिए हंसपद है।
या त्रुटिपूरक चिन्ह है, या स्मरण चिन्ह, या काकपद। क्या कहते हैं इसको? काकपद। लोप, अपन कोई मान लीजिए कोई पद लिख रहे हो आप, उसमें बीच में 2-3 लाइनें छोड़ दी, उसकी जगह इस तरह से लगा रहे हो, ये लोप चिन्ह है। ये क्या है? लोप चिन्ह। फिर देखो समानता सूचक बराबर का जो चिन्ह होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। अब देखो विवरण चिन्ह इस तरह से, निर्देशक चिन्ह था ना, उसके पीछे ऐसे लगा दो, ये विवरण चिन्ह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विवरण चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह में देखिए हमने ऊपर लिखा राऊ मावी उदयपुर वाटी, फिर वापस ऐसे लिखना है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं। तो ये इस तरह का जो चिन्ह ना, ये भी अनुवृत्ति चिन्ह है। ये क्या है? अनुवृत्ति चिन्ह। सभी चिन्हों के प्रयोग की अपन बाद में बात और करेंगे अभी, ठीक है। विकल्प चिन्ह इस तरह से, देखिए इस तरह से ए या आ, तो इसका मतलब ए हो तो भी ये नियम मान्य है, आ हो तो भी ये नियम मान्य है, तो इसको कहते हैं विकल्प सूचक चिन्ह, ठीक है। ये हो गई बात। एक बात मैंने ठहराव की बताइए, बताइए सबसे कम ठहराव हो अल्प विराम, पूर्ण ठहराव हो पूर्ण समाप्ति हो जाए पूर्ण विराम। अगर अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम ठहराव हो रहा है, इसका मतलब कौन सा विराम लगाओगे? अर्ध विराम। क्या लगाएंगे? अर्ध विराम लगाएंगे, ये ध्यान रखना। अर्ध विराम, एक लाइन और सुन लो सारे। अर्ध विराम का जहां भी आप प्रयोग करते हो, अर्ध विराम का जहां भी प्रयोग करते हो, उसकी जगह अल्प विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना। अल्प विराम का जहां भी सॉरी अर्ध विराम का जहां भी प्रयोग होता है, उसके स्थान पे अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हो। अर्ध विराम के जितने भी 2-3 प्रयोग मैं बताऊं, उसकी जगह आप अल्प विराम का प्रयोग भी कर सकते हो। तो ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसका हम अर्ध विराम की जगह प्रयोग कर सकते हैं, तो अर्ध विराम की जगह आप अल्प विराम का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन अल्प विराम की जगह हर जगह आप अर्ध विराम का प्रयोग नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही याद रखना सीधा। क्या? अर्ध विराम की जगह अल्प विराम का प्रयोग भी किया जा सकता है। मैं लिख देता हूं यहां, या अल्प विराम आएगा तब लिख दूंगा। चलो अब बात करते हैं दोस्त इनके प्रयोग की। बहुत दोस्तों के ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई पीडीएफ कहां मिलेगी सर, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करके मैंने बनाई हुई पीडीएफ है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर इस पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ किस पे मिलेगी सर? टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कौन सा है देख लो, टेलीग्राम चैनल ये है नरेंद्र शर्मा सर हिंदी, जिसका लिंक, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ जाना। अब अपन बात करते हैं एक एक विराम चिन्ह की। प्रयास करते हैं कि आज ही इसको पूरा कर दें, अगर आज पूरा नहीं कर पाए तो आधा करके आधा कल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब देखो अपन एक एक विराम चिन्ह की बात करते हैं। पहले बात करते हैं पूर्ण विराम की, उसमें से पढ़ लेंगे पहले अपन, अलग यूं अलग अलग पढ़ेंगे थोड़ा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम याद करवाऊंगा आपको, याद कराऊंगा। हर एक विराम चिन्ह आपको क्या हो जाएगा बताओ? याद हो जाएगा। देखिए पूर्ण विराम, तो पूर्ण से ले लो, एक तो पूर्ण से ले लो, एक उपयोग तो देखो उसके नाम से ले लो आप, एक उपयोग तो उसके नाम से ही उठा लो वहां पर, कि जो नाम है ना वही उसका एक उपयोग हो जाएगा। हर चिन्ह में ये बात याद रखो, कुछ चिन्हों के तो एक एक उपयोग ये सिंगल सिंगल ही, वो उनके नाम में ही समाये हुए हैं, तो इनके प्रयोग में ज्यादा जोर नहीं आएगा आपको। एक अल्प विराम के कुछ प्रयोग ज्यादा है, अर्ध विराम के प्रयोग ज्यादा है, कुछ चिन्हों के एक से ज्यादा प्रयोग है या दो से ज्यादा प्रयोग है। पूर्ण विराम देखो, पूर्ण का मतलब पूरा या पूर्ण, विराम का मतलब रुकना यानी समाप्ति, पूर्ण समाप्ति। यानी मैं यूं कह सकता हूं वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर, एक तो क्या कह सकते हैं, वाक्य की पूर्ण समाप्ति हो जाए ना वहां पर, वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर। नंबर एक बात, वाक्य अगर पूरा समाप्त हो रहा है वहां पर इसका प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, पूरा हो गया वाक्य। ये लो जी, ये पूर्ण विराम। वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर, वाक्य की बताओ कौन सी समाप्ति पर? पूर्ण समाप्ति पर। नाम से आ गया एक प्रयोग। दूसरा क्या ध्यान रखोगे, कई बार पूछ लिया जाता है कि छंदों में, जैसे छंद होते हैं ना, छंद, छंदों में यति के स्थान पर, कहां पर बताओ? छंदों में यति। अब छंद क्या होते हैं, ये हिंदी के अलावा जो बच्चे उनको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। छंदों में यति के स्थान पर,
यानी जैसे दोहा है, चौपाई है, ये होते हैं ना, इन्हें छंद कहते हैं। हिंदी के छंद है, जैसे आप बोलते हो ना दोहा, कबीर के दोहे, ये दोहा एक्चुअल में एक छंद का प्रकार है। चौपाई है, सोरठे हैं, ये छंद है। पद मान लो कोई, है ना, तो इनमें क्या होता है, जहां रुकावट होती है, रुकावट, उसको यति कहते हैं। तो छंदों में यति के स्थान पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखो कई जगह ऐसे, जैसे मैंने कहा रहीमन पानी राखिए, सुनना, रहीमन, रहीमन पानी राखिए, दोहा आपका सबका सुना हुआ होगा। रहीमन पानी राखिए, ये अल्प विराम। उसके बाद देखो, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। अब ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, वैसे तो वाक्य पूरा नहीं हुआ, दोहा पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहां पर रुकावट आई, यति हुई है, यति रुकता है यहां पर दोहा, तो यहां पर ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो दोहा पूरा नहीं हुआ, पूर्ण समाप्ति नहीं हुई, लेकिन यति के स्थान पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो छंदों में, यानी दोहे में, चौपाई में, इनमें यति के स्थान पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर इसको पूरा होगा ना, देखो जब ये दोहा पूरा होगा तब क्या होगा, देखो, पानी गए न उबरे, देखो पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। दोहे के अर्थ की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अब ये दोहा पूरा हो गया ना, तो दो पूर्ण विराम लगते हैं। दोहा पूरा होता है तब कितने पूर्ण विराम लगते हैं बताओ, दो। तो कहने का मतलब, एक तो किसी वाक्य की पूर्ण समाप्ति, और सामान्य वाक्य है उसकी पूर्ण समाप्ति पर एक जो दोहे छंद जो होते हैं, छंद जो होते हैं, छंद में दोहा भी हो सकता है, चौपाई भी हो सकती है, कोई सा भी, तो छंदों में यति के स्थान पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये बाई चांस पूछ ले, वैसे नॉर्मली इसका एक ही प्रयोग, मेन प्रयोग यही है, लेकिन बाई चांस आपको पूछ ले ये भी, तो हमें ध्यान रहे। बताओ बात समझ में आ गई क्या? तो पूर्ण विराम पूरा हो गया, पूर्ण विराम पूरा। पूर्ण विराम का एक तो इसके नाम से ही अर्थ निकाल लिया, पूर्ण का मतलब, पूर्ण विराम का मतलब समाप्ति, यानी पूरी समाप्ति, यानी वाक्य पूरा समाप्त हो जाए वहां पर प्रयोग, नंबर एक बात। दूसरा, कभी कभी छंदों में, जैसे दोहा है, चौपाई है, इनमें यति के स्थान पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पूरा दोहा पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही चल रहा है अभी, लेकिन यति थी यहाँ। यति का मतलब छंद में जो ठहराव होता है ना, उसी को यति कहते हैं। तो छंदों में यति के स्थान पर भी इसका प्रयोग होता है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? पूर्ण विराम पूरा। आ जाओ अब इसको पीपीटी से पढ़ लेते हैं। देखो, पूर्ण विराम, चिन्ह का नाम क्या है? पूर्ण विराम। प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग सुन लो, वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर, नंबर एक बार। दूसरा, छंद में यति के स्थान पर। बोलो बात समझ में आ गई? उदाहरण देखो, ये वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर देखना, मेरे मित्र का नाम रमेश है, वाक्य पूरा समाप्त हो गया, और लगा दो आप क्या? पूर्ण विराम लगा दो। बताओ क्या लगा दो यहां पर? पूर्ण विराम। ठीक है। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब दोहा पूरा नहीं हुआ, लेकिन यति है, तो पूर्ण विराम। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है। अब देखो, दोहे में यति के स्थान पे अल्प विराम का प्रयोग भी हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। दोहे में यति जहां ठहराव हो रहा है, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग भी है, तो ध्यान रखना। अल्प विराम में भी आप लिख सकते हो, ये चीज किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर अपन को दिख गई, तो हम क्यों नहीं लें इसको? बताओ, ये चीज अपने को दिख रही है कि भाई यति के स्थान पे पूर्ण विराम का प्रयोग भी हो रहा है, और यति के स्थान पे अल्प विराम का प्रयोग भी हो रहा है। आप 10 किताब पढ़ लेना, उनमें कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि यति के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। लेकिन दिखती हुई चीज है, तो अपन इसको अपने नियम में शामिल कर लेंगे। क्या? कि दोहे में यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग भी होता है, और दोहे में या छंद में यति के स्थान पे अल्प विराम का प्रयोग भी होता है। बताओ, पूर्ण विराम क्लियर? क्लियर। अब देखो, अब प्रश्नवाचक चिन्ह यही समझा देता हूं। देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब है प्रश्न का भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रश्न का भाव होना चाहिए। प्रश्न का भाव होना चाहिए। अब देखो, यहां पर गलती क्या करोगे आप? दो वाक्य लिख रहा हूं मैं, देखो, एक तो मैं ये कह रहा हूं, आप क्या पढ़ रहे हो? आप क्या पढ़ रहे हो? ठीक है। एक मैंने कहा, मुझे क्या पता, मुझे मुझे क्या पता वह कहां गया? मुझे क्या पता वह कहां गया? मुझे क्या पता वह कहां गया? अब देखो, दोनों वाक्यों में समझना, प्रश्न का भाव कहां पर है, वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वहां पर हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। सुनना ध्यान से, सुनना। आप क्या पढ़ रहे हो? मैं आपके पास आया, आपको कहा आप क्या पढ़ रहे हो? बोलो, क्वेश्चन किया ना मैंने,
प्रश्न का भाव है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब देखो यहां पर भी क्या तो आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि क्या आ गया, इसका मतलब प्रश्न हो गया। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मुझे क्या पता वो कहां गया। तो बताओ मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं क्या? एक एक बात समझना इसको, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, ऐसे प्रश्न आएंगे, यहाँ पे वो प्रश्नवाचक चिन्ह देगा और आप कहोगे कि ये तो सही है, कि इसमें क्या आ रहा है तो सही है। अरे मैं क्या कर रहा हूं, सुनो इस बात को समझो। अगर उसमें प्रश्न का भाव नहीं है, भले ही उस वाक्य में चाहे क्या हो, देखो नॉर्मली प्रश्न के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं, सुनो प्रश्न करने के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं। देखो क्या, क्या लगा हुआ हो, हम प्रश्न करते हैं क्या लगा के, क्या कौन, कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कब लगा के प्रश्न करते हैं, क्या कौन कब कहां लगा के प्रश्न करते हैं, क्या कौन कब कहां लगा के प्रश्न करते हैं, क्यों लगा के प्रश्न करते हैं, कैसे लगा के प्रश्न करते हैं। तो अब हमारा दिमाग क्या चलेगा कि भाई क्या आ गया इसका मतलब प्रश्नवाचक है, कौन आ गया इसका मतलब प्रश्नवाचक है, कब आ गया इसका मतलब प्रश्नवाचक है, कहां आ गया इसका मतलब प्रश्नवाचक है, क्यों आ गया इसका मतलब प्रश्नवाचक है, कैसे आ गया इसका मतलब प्रश्नवाचक है। लेकिन नहीं, कभी कभी ये शब्द आ जाएं, फिर भी अगर वाक्य में प्रश्न का भाव नहीं है तो वहां प्रश्नवाचक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखो आप क्या पढ़ रहे हो, अब मैं आपके पास आया, आपको पूछा आप क्या पढ़ रहे हो, बोलो क्वेश्चन कर रहा हूं ना आपसे। आप क्यों पढ़ रहे हो, क्वेश्चन कर रहा हूं। आप कौन हो, क्वेश्चन कर रहा हूं। तुम्हारे पिता का क्या नाम है, क्वेश्चन कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या कहूं, मुझे क्या पता वह कहां गया। बताओ मैं क्वेश्चन कर रहा हूं क्या आपसे, भाई क्या शब्द तो आ गया, क्या शब्द तो आ गया, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ी कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, आपने आके कहा कि वह कहां गया, आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं क्या, कि मुझे क्या पता वह कहां गया। अर्थात इस बात का भाव क्या है, इस बात का भाव यह है कि मुझे पता नहीं है। इस पूरे वाक्य का भाव क्या है, इस पूरे वाक्य का भाव यह है कि मुझे पता नहीं है। इस वाक्य का भाव समझो आप, इस वाक्य का भाव ऐसे थोड़ी है कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे क्या पता वह कहां गया, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे पता नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य का भाव प्रश्न का नहीं है, तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा मित्र, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां अटकाएगा आपको, अगला अगला आपको यहां पर अटकाएगा, ये ध्यान रखना। तो सिर्फ क्या, कौन, कब, कहां, क्यों, कैसे देख करके आप ये नहीं बता सकते कि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वहां प्रश्न का भाव होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए। आपके पिताजी का नाम क्या है, प्रश्न है। तुम्हारे पिताजी कौन है, प्रश्न है। तुम्हारे पिताजी कहां गए, प्रश्न है। लेकिन मैं से बोलूं तुम्हारे पिताजी कहां गए, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, तो ये प्रश्न नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पिताजी कहां गए, मुझे पता नहीं है, प्रश्न का भाव नहीं है, प्रश्न का भाव नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, ये ध्यान रखना। इस तरह से कई बार तो यहां पूर्ण विराम आएगा, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो, तो बोलो दो चिन्ह क्लियर हो गए। वैसे आपके नॉर्मली प्रश्न का इस तरह से आए तो प्रश्न आ जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। कई बार क्या करता है, सीधा वाक्य है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है लास्ट में, तो वो भी गलत होता है। तो ये ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक, यदि प्रश्न का भाव हो, प्रश्न का भाव होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे, प्रश्न का भाव होने पर। बस ये ध्यान रखना। जैसे आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ अब देखो नाश कर दिया पीपीटी, ये इस तरह से हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। आप क्या पढ़ रहे हो, क्वेश्चन है, कहने का मतलब अपन अगले से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अगर अपने को अगले को उत्तर दे रहे हैं, मैं ये प्रश्न थोड़ी कर रहा हूं मुझे क्या पता वह कहां गया, तो बताओ मैं क्वेश्चन थोड़ी कर रहा हूं अगले से, मैं उत्तर दे रहा हूं अगले को कि मुझे क्या पता वह कहां गया, अर्थात मुझे नहीं पता भाई, तो मुझे नहीं पता। प्रश्न का भाव क्या है, इसका वाक्य का भाव क्या है, मुझे पता नहीं है, इसका मतलब प्रश्न का भाव नहीं है इसमें, तो इसलिए पूर्ण विराम लगेगा। इसलिए क्या लगेगा, पूर्ण विराम। कभी कभी ऐसे अटकाने के लिए वो दे सकता है, बाकी नॉर्मली ज्यादा डीपली देगा तो वो इस तरह से कर सकता है। अब देखो आगे, बताओ दो विराम चिन्ह क्लियर हो गई क्या, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण समाप्ति पर यति के स्थान पर क्या बोलेंगे, पूर्ण विराम, पूर्ण समाप्ति पर यति के स्थान पर प्रश्नवाचक, प्रश्न का भाव होने पर क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के शब्द दिख जाए और साथ में प्रश्न का भाव हो, क्या हो जाएगा बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो ये शब्द याद रखना,
प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन कौन से ये आ जाए ना, क्या आ जाए, कौन आ जाए, कब आ जाए, कहां आ जाए, क्यों आ जाए, कैसे आ जाए, साथ में क्या हो, प्रश्न का भाव हो, प्रश्न का क्या हो, भाव हो, तो वहां पर कौन सा चिन्ह लगा देंगे बताओ, क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दो तो क्लियर हो गए। अब देखो आगे, अब देखो आगे, पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल भी चिंता इसकी नहीं करें। विस्मयादि बोधक चिन्ह, अगला आ जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, याद कर लो, याद कर लो, विस्मयादि बोधक चिन्ह याद करवा दूंगा, अभी याद करवा दूंगा। देखो एक तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये ऐसे लगता है आपको, एक तो चिन्ह इसका पता होना चाहिए कि पूर्ण विराम के नीचे इस तरह से लगा दे तो वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक एक तो क्या होता है, हमारे मन के भाव होते हैं, जैसे प्रेम है ना, विस्मय है। एक तो विस्मय में विस्मय, विस्मयादि का मतलब विस्मय आदि, विस्मयादि का मतलब क्या है, विस्मय आदि। इसको अगर डिटेल से तोड़े तो होगा विस्मय आदि, यानी अकेला विस्मय नहीं, विस्मय हर्ष, हमारे मन के भाव होते ना, हमें विस्मय हो सकता है, हर्ष हो सकता है, विषाद हो सकता है, शोक हो सकता है, घृणा हो सकता है, प्रेम हो सकता है। ये जो हमारे मन के भाव हैं, इनको व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे मैं ऐसे कहूं अरे, मैं क्या कहूं, अरे अरे यह क्या हो गया, अरे यह क्या हो गया, शोक का भाव है, अरे यह क्या हो गया। तो ये अरे के आगे ये जो चिन्ह लगा है ना, वो हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। वाक्य के प्रारंभ में ये ध्यान रखना, विस्मय, हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, प्रेम आदि को व्यक्त करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है, जो अरे है ना, ओहो, इस तरह के शब्द, ओह है, इस तरह के शब्द शुरू में आते हैं और उसके बाद में ये चिन्ह का प्रयोग होता है। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, ये ध्यान रखना कि विस्मय, विस्मय, एक तो विस्मयादि तो विस्मय हो जाएगा, हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, प्रेम आदि को व्यक्त करने के लिए, आदि को व्यक्त करने के लिए। नंबर एक बात हो गई, जैसे अरे यह क्या हो गया, है ना, तो ये शोक का भाव है इसमें। तो अरे के आगे ये जो चिन्ह लगाते हैं आदि को व्यक्त करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में, ये ध्यान रखना, आदि को व्यक्त करने के लिए और कहां लगाते हैं ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, वाक्य के प्रारंभ में। इसका प्रयोग कहां होता है बताओ, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में। वाक्य के अंत में भी क्या विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है, एक जगह होता है, एक जगह होता है। अब देखो उसके बाद बोधक, ये बोधक से याद रख लो, बोधक, बोधक से याद रख लो, संबोधन, बोधक से जोड़ लो, बोधक है तो बोधक का मतलब बोधन, बोधक का बोधन बना दो संबोधन, यानी संबोधन में भी इसका प्रयोग होता है, संबोधन में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं किसी को संबोधित करूं, मैं किसी को क्या करूं, संबोधित, जैसे मैं यूं कहूं मित्रों, मैं क्या कह दूं, मित्रों, और फिर उसके आगे ये चिन्ह लगा दिया, मित्रों, मैं अपने मित्रों को संबोधित कर रहा हूं, तो मित्रों आज मैं गांव जाऊंगा, मित्रों आज मैं गांव जाऊंगा। बताओ संबोधन किया है मित्रों को, तो इसलिए इसे संबोधन भी कहते हैं, संबोधन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो संबोधन किसी को करें, देखो संबोधन में ना अल्प विराम का प्रयोग भी होता है, ये ध्यान रखना, कुछ जगह ऐसी हैं जहां दो दो विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये संबोधन में हम अल्प विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो अल्प विराम में और पढ़ लेंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। अब मैं अल्प विराम पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा संबोधन के आगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने संबोधन के आगे तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग बताया था, नहीं, दोनों का प्रयोग होता है, तो यहां अल्प विराम का प्रयोग भी हो सकता है ना, ध्यान रखना। तो ये संबोधन में, तो दूसरा इसका प्रयोग क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा इसका प्रयोग हो जाएगा संबोधन में, किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए, ठीक है। तीसरा अपन ये कह सकते हैं
एक जगह इसका प्रयोग वाक्य के अंत में भी होता है। देखो दोनों में वाक्य के प्रारंभ में हो रहा है, यहां पर भी वाक्य के प्रारंभ में होगा, यहां पर भी किसके कहां हो रहा है इसका प्रयोग? वाक्य के प्रारंभ में। यानी मित्रों लिखते ही अपन ने इसका प्रयोग कर दिया, यानी वाक्य के प्रारंभ में ही आ गया इसका प्रयोग। एक जगह इसका प्रयोग छोटों को जब हम आशीर्वाद देते हैं ना, छोटों को जब हम आशीर्वाद देते हैं तो इसका प्रयोग वाक्यांत में होता है, वाक्य के अंत में। तो ये ध्यान रखना, छोटों को आशीर्वाद देने के लिए, छोटों को आशीर्वाद देने के लिए वाक्यांत में इसका प्रयोग करते हैं या वाक्य के अंत में। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछा जाए कि भाई विस्मयादि बोधक का प्रयोग कहां होता है, तो नॉर्मली इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। लेकिन जब छोटों को आशीर्वाद दें, है ना, शुभकामनाएं दें, तो उस स्थिति में वाक्य के अंत में होता है। जैसे देखो, प्रिय राघव, मैं क्या कहूं? प्रिय राघव, प्रिय राघव, प्रिय राघव, महाकाल तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। महाकाल तुम्हारी हर कामना पूरी करे। मनोकामना नहीं होता, मनोकामना होता है। महाकाल तुम्हारी हर कामना पूरी करे। अब ये लो वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, अपने से छोटों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, तो वाक्य के अंत में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कम पूछा जाता है, ये पूछा कम जाता है, ये ध्यान रखना, कम पूछा जाता है। ये दो चीजें जरूर याद रखेंगे। संबोधन में इसका प्रयोग होता है, इसीलिए इस विस्मयादि बोधक चिन्ह को ही, इसी को ही कहते हैं संबोधन चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं बताओ? संबोधन चिन्ह कहते हैं। बताओ, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं फिर से, संबोधन में इस विस्मयादि बोधक के स्थान पे और किसी चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कौन से का बताओ? अल्प विराम का। किसका? अल्प विराम का। देखो अब आ जाओ विस्मयादि बोधक में, अब आ जाओ विस्मयादि बोधक में। देखो विस्मयादि बोधक देखना ध्यान से। विस्मयादि बोधक देखो, पहला तो ये विस्मय आदि। विस्मयादि का मतलब विस्मय आदि, यानी विस्मय के साथ और भाव भी, केवल विस्मय नहीं और भाव भी। देखो कौन कौन से? विस्मय, घृणा, हर्ष, भय, शोक, प्रेम, विषाद आदि मनोभावों के सूचक शब्दों, शहरों नहीं है, शब्दों के बाद, ये शब्द है, शब्दों के बाद, ठीक है। जैसे देखो, शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। खुशी हो रही है, खुशी का भाव, शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। अब देखो संबोधन में, राघव को बोल रहा हूं मैं, राघव, संबोधन कर रहा हूं, संबोधक चिन्ह लगा दिया। राघव अब तुम खाना खा लो, राघव अब तुम क्या कर लो? खाना खा लो। तो संबोधन कर रहा हूं, तो वाक्य के प्रारंभ में। खुशी हो रही है, वाक्य के प्रारंभ में। अरे यह क्या हो गया, दुख हो रहा है, वाक्य के प्रारंभ में। लेकिन किसी को आशीर्वाद देना है, देखो, प्रिय देवांशी तुम्हारा मार्ग सदैव मंगलमय हो। अगर अपने से छोटों को आशीर्वाद और मंगल कामनाएं देनी है, शुभकामनाएं देनी है, तो वाक्य के अंत में ये लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, प्रिय नरेन, महाकाल तुम्हारी हर कामना पूरी करे। तो जब उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आशीर्वाद पूरा हो जाए ना, उसके अंत में लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये ध्यान रखना, विस्मय इन सब भावों को व्यक्त करने के लिए संबोधन में, किसमें? संबोधन में। संबोधन नहीं लिख, ये रहा संबोधन, ये अलग अलग याद रखना। और ये छोटों को शुभकामनाएं देने में। 3 प्रयोग याद रखेंगे, 3 प्रयोग याद रखेंगे, बस ये ध्यान रखना। तो नॉर्मली वाक्य के प्रारंभ में होता है विस्मयादि बोधक का प्रयोग, लेकिन एक जगह वाक्य के अंत में भी हो सकता है। यही चीजें हमें औरों से आगे ले जाएंगी, यही चीजें हमें औरों से क्या ले जाएंगी बताओ? आगे ले जाएंगी। अब है उपविराम। उपविराम, उपविराम देख लो, उपविराम, 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 उपविराम। देखिए उपविराम इस तरह से, ये जो विसर्ग होता है ना, इसे ही हम उपविराम कहते हैं। वैसे विसर्ग को उपविराम नहीं कहते, यानी विसर्ग के जैसा चिन्ह है जिसे हम उपविराम कहते हैं, ये चिन्ह उपविराम का है। तो उपविराम के 2 प्रयोग याद रखो आप। उपविराम के कितने प्रयोग याद रखो? 2। एक तो किसी शब्द की सीमा निर्धारण में। नंबर 1 बात क्या याद रखोगे? ये याद रखो उपविराम का, किसी शब्द की सीमा निर्धारण में, किसी शब्द की सीमा निर्धारण में, किसी शब्द की सीमा निर्धारण में। सर ये क्या होता है, समझ में नहीं आया? सुन लो, किसी शब्द की सीमा निर्धारण में।
क्या सर ये सीमा निर्धारण क्या होता है? देखो, मैंने आपको निबंध दिया, मान लो मैंने आपको एक निबंध लिखने के लिए मैंने कहा जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखो। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी पर एक निबंध लिखो। तो बताओ जैव प्रौद्योगिकी पर जब आपको मैं निबंध लिखाऊंगा तो आप जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, हर चीज लिखोगे ना जैव प्रौद्योगिकी। लेकिन अगर मैं देखो ऐसे लगा दूं इसके आगे और आगे लिख दूं जैव प्रौद्योगिकी एक वरदान, जैव प्रौद्योगिकी एक वरदान। अब कहा इस पे निबंध लिखो और इस पे निबंध लिखे कमी निकाल के दिखा दो, देख तुम्हारे नंबर नहीं कट जाएंगे क्या? तो जैव प्रौद्योगिकी एक वरदान, यानी अब हमें निबंध में वही बातें बतानी है जो जैव प्रौद्योगिकी के वरदान के रूप में, यानी अच्छा ही बतानी है, बुराई नहीं बतानी है। तो इस जैव प्रौद्योगिकी शब्द की सीमा का निर्धारण हो गया। सीमा का क्या हो गया बताओ? निर्धारण। मैं कह दूं विज्ञान, 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 तो विज्ञान पर निबंध लिखाऊं तो आपको पूरा बताना है विज्ञान के फायदे लाभ हानि सभी। लेकिन मैं कह दूं विज्ञान एक अभिशाप, मैं क्या कह दूं विज्ञान एक अभिशाप, अभिशाप। अगर मैं ऐसा कह देता हूं, अब आप जो निबंध लिखोगे ना उसमें विज्ञान की कमी कभी बतानी है, अच्छा ही मत बता देना वरना नंबर कट जाएंगे। आरएस में इसीलिए इस बार 208 मेरिट गई है। आरएस में इस बार 208 मेरिट क्यों गई है? इसलिए गई है क्योंकि हम इनका मतलब नहीं समझते। विज्ञान का निबंध आ गया तो विज्ञान ही कर रहे हैं पूरा, जबकि उसमें पूछा अभिशाप है। आलोचनात्मक समीक्षा, आलोचनात्मक समीक्षा एक शब्द आता है आरएस में, क्वेश्चन आते हैं कि आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसका मतलब उसकी समीक्षा करते समय उसकी कमियां निकालनी, आलोचना करते हुए समीक्षा कीजिए। हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ लिख रहे हैं, तो अगला नंबर कहां से देगा दोस्त? इस तरह से। तो देखो किसी शब्द की सीमा निर्धारण समझ में आ गया होगा। दूसरा, दूसरा नाटकों के संवाद में, नाटकों के संवाद में, नाटकों के संवाद में कैसे? नाटकों के संवाद में यानी किसी पात्र का जो संवाद है वो हम उसको लिखित रूप में, जैसे नाटक आते हैं ना अपनी किताब में, तो लिखित रूप में जब व्यक्त कर रहे हैं तो उस समय ये चिन्ह लगाना पड़ता है। देखिए कौन सा? जैसे मैं कहूं कि राम और लक्ष्मण का नाटक आ रहा है, राम और लक्ष्मण एक नाटक है जिसमें राम और लक्ष्मण के संवाद लिखने हैं, तो मैं ऐसे लिख दूं राम, कि राम क्या बोल रहा है, मैंने राम लिख दिया और उसके आगे ये चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब अब वो बात आएगी कि राम क्या बोल रहा है, राम के संवाद आएंगे। राम के क्या आएंगे? संवाद। यानी नाटकों में पात्रों के संवाद लिखने में, पात्रों के संवाद से पहले, पात्रों के संवाद से पहले, ये ध्यान रखना। तो मैंने कहा राम, तो राम ये कहेगा कि पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री मैं वन में अवश्य जाऊंगा, मैं वन में अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। राम ऐसा कह रहा है। अब देखिए अब हम कह रहे हैं लक्ष्मण, अब लक्ष्मण का संवाद है। अब ये कौन कह रहा है? राम खुद कह रहा है राम का संवाद। लक्ष्मण क्या ये चिन्ह लगा दिया वापस, कौन सा? उपविराम। फिर लक्ष्मण क्या कह रहा है? भैया या भ्राताश्री, 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 भ्राताश्री मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बताओ, तो दो ही प्रयोग, उपविराम के दो प्रयोग, एक तो किसी शब्द की सीमा के निर्धारण में, एक नाटकों के संवाद में। अब मैं फिर से बता दूं, फिर से तुम मेरे को कहोगे नाटकों के संवाद में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है, ध्यान रखना। नाटकों के संवाद में उपविराम के साथ साथ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाएगा। तो जब मैं निर्देशक चिन्ह पढ़ाऊंगा ना तब आपको बोलूंगा कि नाटकों के संवाद में, तो मेरे को ये मत कहना कि सर ये तो आपने उपविराम में बताया था। कई दो दो ऐसी जगह होती है जहां एक ही विराम चिन्ह आ सकता है। जैसे मैंने कहा संबोधन में, संबोधन में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ सकता है, किसी को संबोधित करते समय अल्प विराम भी आ सकता है। नाटकों के संवाद में उप विराम भी आता है, नाटकों के संवाद में निर्देशक चिन्ह भी आता है। लास्ट में एक साथ दिखाऊंगा ये चीजें ताकि आपका कंफ्यूज है ना, बिल्कुल कंफ्यूज 1% भी नहीं छोड़ूंगा। इस वीडियो को पूरा होने के बाद 1% भी कंफ्यूज हो जाए ना तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, इन्हें वीडियो नहीं डालूंगा अगर आपको 1% भी कंफ्यूज रह गया तो। इतना कॉन्फिडेंस से मैं ये बात कह रहा हूं। तो दो ही प्रयोग याद रखना उपविराम के। उपविराम के बताओ कितने प्रयोग याद रखेंगे? दो। एक तो किसी शब्द की सीमा के निर्धारण में, एक नाटकों के संवाद में, नाटकों के संवाद में। बोलो याद हो गया सर? क्या? चलो देख लो, अब देख लो इसको, देखो उपविराम किसी शब्द की सीमा निर्धारण में, समझ में आ गया होगा आपको, और लिखित संवादों में, लिखित संवादों में यानी नाटकों के, नाटकों के पात्रों के संवादों में, ऐसे लिख सकते हैं नाटकों के पात्रों के संवादों में।
नाटकों के पात्रों के संवाद संवाद में। क्या गुरुजी समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी दिक्कत हो इससे संबंधित, आप कमेंट में जरूर बताएं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस चैनल से जुड़े रहें, नया चैनल है, आपके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ आएंगी। देखो जैसे तकनीकी, तकनीकी के आगे ये चिन्ह लगा दिया, एक वरदान। तो देखो ये जो चिन्ह उपवरदान, ये उपविराम है, और इसने तकनीकी शब्द की सीमा का निर्धारण कर दिया कि तकनीकी के सिर्फ वरदान बताने हैं। गलती से अगर कमी बता दी तो नंबर काट लूंगा। क्या काट लूंगा? नंबर काट लूंगा। 208 की मेरिट रहेगी, उसमें भी फिर कहोगे कि 208 नहीं बने, ऐसी स्थिति कर दूंगा। तो कहने का मतलब वरदान बताने हैं। फिर देखो राम, अब ये नाटक के संवाद है। राम कह रहा पिताश्री मैं वन में अवश्य जाऊंगा। तो दशरथ, दशरथ के आगे उपविराम लगा दिया, इसका मतलब दशरथ का संवाद है। दशरथ कह रहा है नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें नहीं जाना है पुत्र, ये तो मेरा वचन था, लेकिन अब मत जाना, अब मत जाना, ऐसा कह रहे हैं। अब देखो तो उपविराम तक मुझे लगता है कि अब इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके है योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है बताओ? योजक चिन्ह। देखो योजक चिन्ह मैं याद करवा दूं क्या तुमको? बोलो तुमको हो तो याद करवा दूं योजक चिन्ह के प्रयोग, पूछे हुए हैं एग्जाम में। योजक चिन्ह देखो, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक का मतलब होता है जोड़ना। योजक का मतलब क्या होता है भाई? योजक, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। योजक का मतलब क्या होता है? बाइंडर। अगर साइंस वाले कोई पढ़ते हो तो उन्होंने पढ़े होंगे बाइंडर जो होते हैं, योजक पढ़ते हैं ना साइंस में। तो योजक का मतलब जोड़ने वाला। योजक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला, जोड़ने वाला, यानी जोड़ने वाला। योजक का मतलब क्या है? जोड़ने वाला, यानी ऐसा चिन्ह जो दो शब्दों को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े। तो एक तो आप इसका ये कर सकते हो कि दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह है। प्रयोग इसके बाद में देखेंगे, पहले मतलब क्या हुआ इसका? दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह। देखो किन किन दो शब्दों को जोड़ेगा, सुनो। पहली बात, दो आ रहा है ना, तो दो ही दो याद करो आप, दो ही दो। दो आ रहा है ना, तो इसके प्रयोग में दो आएगा। इसके प्रयोग में क्या आएगा? दो। पहला, पहला देखो द्वंद्व समास। पहला क्या हो गया? बोलो द्वंद्व में दो नाम आ गए ना, द्वय, द नाम आ गया ना, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, है ना। तो ये द्वंद्व समास। तो देखो एक तो दो से याद कर लो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे हमने कहा, मैंने कहा माता पिता, माता पिता। तो देखो माता और पिता, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। माता और पिता लिखा हमने, और की जगह ये डेस का प्रयोग हो गया। तो द्वंद्व समास में नंबर एक बात, द्वंद्व समास में। दूसरा, दूसरा भी दो से बनेगा। दो, दो का मतलब युग्म। अरे दो का मतलब क्या होता है? युग्म। तो आप ये कह सकते हो शब्द युग्म में। किसमें बताओ? शब्द युग्म में, शब्द युग्म में। शब्द युग्म आपको ध्यान होगा, अगर हिंदी आपने पूरी पढ़ी है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म, जैसे तरनी और तरणी, तरणी और तरणी, इस तरह से, है ना। तरणी और तरणी, तो ये शब्द युग्म हो गया। तो ये तरनी और तरनी के बीच में ये हाइफन का चिन्ह है, शब्द युग्म। तो शब्द युग्म में एक इसके लिए हो गया, शब्द युग्म के लिए। इस छोटे वाले तरनी का सूर्य होता है, और बड़ी वाले तरनी का क्या हो जाता है? नाव हो जाता है। तो देखो शब्द युग्म में, किस में बताओ? शब्द युग्म में हो जाता है। और देखो, और दो आ रहा है, दो से लेके चलो, दो से कोई शब्द अगर दो बार आ जाए, दो बार आ जाए, इसका मतलब उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द। कोई शब्द दो बार आ जाए तब, तो हम क्या कह सकते हैं? पुनरुक्त शब्दों में, पुनरुक्त शब्दों में। पुनरुक्त शब्दों का मतलब क्या है? कि कोई शब्द दो बार आ जाए, कोई शब्द दो बार आ जाए, कोई शब्द दो बार आ जाए, दो बार या दो से ज्यादा बार आ जाए, मान लो आ जाए। जैसे पहले पहले, पहले पहले, पहले पहले। जैसे आ गया राम राम, राम राम। तो एक ही शब्द अगर दो बार आ रहा है तो उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा, फिर से दो, फिर से दो, फिर से दो क्या? दो क्रियाओं को जोड़ने में, दो क्रियाओं को जोड़ने में, दो क्रियाओं को जोड़ने में, दो क्रियाओं को जोड़ने में।
दो क्रियाओं को जोड़ने में, जोड़ने में। जैसे देखो, खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना। मैंने कह दिया काटना कटवाना, काटना कटवाना। बोलो, दो से इसके शब्द, इसके याद होगा ना, एक प्रयोग हो रहा है लेकिन वो अलग है। तो दो से देखो कितने हो गए, योजक का मतलब जो दो को जोड़े। अब दो से ही ले लो, दो से एक तो गया द्वंद्व समास में, एक तो किसमें प्रयोग होगा इसका, द्वंद्व समास में, जैसे माता पिता भाई बहन इस तरह से। एक हो जाएगा शब्द युग्म में। शब्द युग्म होते हैं ना, जो दो शब्द ऐसे होते हैं जो सेम से लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे तरनी और तरिणी, सिर्फ मात्रा का फर्क है लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो गया। छोटे वाले तरनी का अर्थ है सूर्य और बड़े वाले तरनी का अर्थ है नौका या नाव। तो इसे कहते हैं शब्द युग्म। क्या कहते हैं, शब्द युग्म। हिंदी में सभी जानते होंगे। तो शब्द युग्म में दो से बनाना, दो का मतलब युग्म यानी शब्द युग्म। दो शब्दों की जब आवर्ती हो, यानी एक ही शब्द, सॉरी एक ही शब्द जब दो बार आ जाए उसको कहते हैं पुनरुक्ति। तो पुनरुक्त शब्दों में, यानी एक शब्द दो बार आ गया, दो से ज्यादा बार आ गया, पहले पहले, राम राम, है ना, इनमें सब में। दो क्रियाओं को जोड़ने में, यानी काटना कटाना, खाना पीना, है ना, नहाना धोना, ये सभी, इनके बीच में ये छोटा सा योजक चिन्ह आता है। इसको कहते हैं योजक चिन्ह, छोटा होता है, ध्यान रखना। हाइफन, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइफन। बताओ बात समझ में आ गई क्या। एक और ध्यान रखना, एक अपन क्या कहते हैं, जैसे उपमा अलंकार आपने सुना होगा कि राम सा भाई, लक्ष्मण सा भाई। तो ये सा से सी जो शब्द आते हैं ना, है ना, सीता सी पत्नी, है ना, राधा सी प्रेमिका। तो सा से सी, किसी के साथ समानता दर्शाने के लिए हम सा से सी लगा रहे हैं। तो सा से सी से पहले भी ये योजक चिन्ह आता है। तो हम यूं कह सकते हैं, एक प्रयोग इसका सा, यानी समानता दर्शाने के लिए हम क्या कहेंगे, समानता दर्शाने के लिए, समानता दर्शाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। समानता दर्शाने के लिए सा से सी से पहले, सा से सी से पहले। जैसे देखो, मैं क्या कहूं, राम सा भाई। तो राम सा, राम और सा के बीच में ये लगा देना, राम सा भाई। ठीक है। मैंने कहा सीता सी पत्नी, सीता सी पत्नी। तो ये सी से पहले देखो ये आ गया, ये ध्यान रखना है। राम सा भाई, सीता सी पत्नी, लखन सा भाई, ये ध्यान रखना बस। तो युग्म योजक चिन्ह ना, हमने कहा दो शब्दों को जोड़ते हैं, तो दो से ही इसके सारे प्रयोग, हमने दो शब्द को केंद्र में रख के इसके सारे प्रयोग याद कर लिए। आ जाओ अब पीपीटी में और देख लेते हैं। पीपीटी क्या कह रही है, देखो द्वंद्व समास। देखो योजक का मतलब जोड़ने वाला, योजक का मतलब क्या याद रखना है, दो को जोड़ने वाला, दो को जोड़ने वाला। तो दो से इसके हो जाएंगे प्रयोग, देखो दो से द्वंद्व, ठीक है। दो से, दो को युग्म कहते हैं। तो शब्द युग्मों में, पुनरुक्त शब्दों में, एक शब्द दो बार आ जाए उसको पुनरुक्त कहते हैं। एक ये ध्यान रखना, सा से सी, सा से सी, ये ती नहीं है, सी, सा से सी सु, सु नहीं होता, सा से सी से पूर्व, और दो क्रियाओं के मध्य। एक क्या हो गया, दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए या दो क्रियाओं के मध्य। देखो ये द्वंद्व समास हो गया, माता पिता, ये पहले पहले धीरे धीरे, ये क्या हो गया, पुनरुक्त शब्द हो गए। ये क्या हो गए बताओ, पुनरुक्त शब्द। ठीक है। राम सा भाई, देखो सा से सी से पहले, राधा सी तुम, ठीक है। कुछ न कुछ, एक ये भी ध्यान रखना, पुनरुक्त शब्द आ रहे हैं ना बार बार, कुछ न कुछ, कोई न कोई, किसी न किसी, एक ये अलग और याद रखना। जैसे ऐसे आ जाए, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, तो ये भी पुनरुक्त शब्द हो गया, बीच में नहीं तो आया है, तो यहां पर दोनों तरफ लगेगा, ये ध्यान रखना। इस तरह के शब्द आ जाए ना, पुनरुक्त शब्द बीच में न आ गया, कोई ना कोई, है ना, किसी न किसी, तो दोनों तरफ फिर हाइफन लगेगा। जैसे मैं कहूं किसी न किसी, याद रखना भाई, किसी न किसी, किसी न किसी, तो दोनों तरफ लगा दो भाई। पुनरुक्त शब्द तो हो गए लेकिन बीच में ना आए ना अगर, तो फिर दोनों तरफ लगा दो। ठीक है। कोई ना कोई, कोई ना कोई मान लो, वो भी हो जाएगा। एक देखो हु बहु, आप लिखते हो ना हु बहु, हु बहु, तो हु बहु कायदे से ऐसे लिखना चाहिए, हु और हु के बीच में ब आ गया, ये इस तरह से दोनों तरफ हाइफन लग गया, हु बहु। क्या हो गया, हु बहु। अब देखो लाघव चिन्ह यहीं पर समझा देता हूं मैं दोस्त। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का मतलब शॉर्ट फॉर्म। लाघव चिन्ह का मतलब किसी चीज की क्या लिखना है बताओ, लाघव चिन्ह। अब थोड़े छोटे छोटे चिन्ह आएंगे, उनको थोड़ा जल्दी कर देते हैं अपन। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का मतलब किसी चीज की संक्षिप्त रूप के लिए। ये किसके लिए होता है, संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए, संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए। जैसे मैंने लिख दिया रा, उ, मा, वी,
चिराना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रा का मतलब राजकीय, तो राजकीय की शॉर्ट फॉर्म हमने रा लिख दी, आगे संक्षिप्तीकरण चिन्ह लगा दिया। तो ये जो चिन्ह ना, ये लाघव चिन्ह है। ये क्या है बताओ? लाघव चिन्ह है। ये लाघव चिन्ह है। ये बताओ क्या हो गया? लाघव चिन्ह हो गया। ऊ के आगे ये लाघव चिन्ह हो गया, ये लाघव चिन्ह हो गया, ये लाघव चिन्ह हो गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय था, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, किसके लिए बताओ? संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। देखो, क्रैप का मतलब है कृपया पृष्ठ उल्टे। ये जो छोटी छोटी बिंदु लग रही है ना, यही लाघव चिन्ह। बी बी सी, ऐसे देखो, बी बी सी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन का शॉर्ट रूप है, संक्षिप्त रूप है, तो लाघव चिन्ह। संक्षिप्त रूप के लिए क्या किया हमने? लाघव चिन्ह का प्रयोग हमने कर दिया। अब देखो, अब है उद्धरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह नहीं है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण, उदरण, उद्धरण। देखो ये ऐसे होता है, उत उत प्लस हरण। सुनना, उत प्लस हरण। तो यहां पर तय का तो बन जाता है द, तो द बन जाएगा और है का बन जाएगा ध। उद्धरण, उद्धरण चिन्ह, ये ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह या इसी को कहते हैं अवतरण चिन्ह। इसी को क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह का एक नाम और है, ध्यान रखना। ये क्या नाम है? उद्धरण चिन्ह। और इसी को कहते हैं अवतरण चिन्ह। इसी को क्या कहते हैं मित्र? अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। सुनना, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण, उदधरण, उद्धरण चिन्ह उत प्लस हरण की संधि से बनाए उद्धरण चिन्ह। देखो, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो मैं ये बताऊं, उद्धरण चिन्ह में क्या ध्यान रखना है? कोटेशन, जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा, तो देखो, अगर एक बार मैं किसी शब्द के लगाऊं, है ना, तो वो होता है एकल चिन्ह। एक एक, दोनों तरफ एक एक लगाया, इसको बोलते हैं एकल उद्धरण चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? एकल उद्धरण चिन्ह। ठीक है, एकल उद्धरण चिन्ह। और अगर मैं दो बार इसका प्रयोग करूं ऐसे, जिसको हम 66-99 कहते थे पहले, इन्वर्टेड कोमा, दोनों तरफ दो दो बार लगा दिया तो दो दो गए ना, इसको बोलते हैं दोहरा। इसको क्या बोलेंगे? दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या बोलेंगे मित्र? दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह, याद रखिए। एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। बताओ बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, इन दोनों का अलग अलग प्रयोग है। सबसे मजे वाली बात क्या है? एकल उद्धरण चिन्ह का अलग प्रयोग है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का अलग प्रयोग है। एकल उद्धरण चिन्ह का देखो, पहले पहले हम क्या कहते हैं? इसी को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। तो पहले हम एकल उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह की बात करेंगे। एकल उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह जो कि एक बार ही आए, उसकी बात कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये कि जो कवि होते हैं ना, कवि, कवियों के जो उपनाम होते हैं ना, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, कवियों के जो उपनाम लिखे जाते हैं ना लास्ट में, पांडे बेचन शर्मा उग्र, तो कवियों के जो उपनाम लिखे जाते हैं ना, तो उपनाम है ना, वो एकल उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। कैसे? सुनना, जैसे मैंने कहा सूर्यकांत, सुनो, तो पहला तो मैं यूं कह सकता हूं कि कवियों के उपनाम में, क्या कह सकते हैं? कवियों के उपनाम में। कवियों के उपनाम में कैसे? देखो, मैंने कहा सूर्यकांत, सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी, और फिर इनका उपनाम है निराला। तो ये जो निराला इनका उपनाम है ना, उपनाम या उपाधि जो भी है, इसके आगे यूं लगा दिया, ये एकल उद्धरण चिन्ह। तो लास्ट में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम हो गया या उपाधि मान लो, तो ये हो गया इसके आगे। ठीक है, उपनाम, या आप यूं भी कह सकते हो कि उपाधि में भी, उपाधि है किसी की तो उसमें भी। जैसे मैंने कहा पांडे बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा, ये तो नाम हो गया। अब इनका उपनाम है उग्र। इनका उपनाम क्या है? उग्र। तो ये सिंगल उद्धरण चिन्ह हमने लगा दिया। नंबर एक बात समझ में आ गई क्या? बताओ, कवियों के उपनाम में नंबर एक बात। दूसरा, दूसरा देखो, आपने व्याख्या लिखी होगी हिंदी में, अगर आप हिंदी के टीचर हो, हिंदी कभी जीवन में पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है, जब भी तो हिंदी पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे, तो हिंदी पढ़ी है, तो हमने क्या देखा है? अगर आपने सही ढंग से 9वीं 10वीं में किसी गद्यांश की या पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या की है, तो आपने देखा होगा हम क्या करते हैं? पाठ का नाम, है ना, पाठ का नाम, उस रचना का नाम, है ना, उस पुस्तक का नाम, बताओ, बंद करते हैं ना इन्वर्टेड कोमा में, नीचे अंडरलाइन करते हैं कि नहीं करते? तो कहने का मतलब, अब हम क्या कह सकते हैं कि किसी पुस्तक का नाम,
पुस्तक, कोई पत्रिका, कोई रचना और कोई पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक, इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, अज्ञेय वाला पाठ पढ़ा रहा हूं, अज्ञेय पाठ में से व्याख्या आ गई, या जयशंकर प्रसाद के पाठ में से व्याख्या आ गई, तो हम क्या करेंगे? देखो इस तरह से कहेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक, हम क्या कहेंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक, 12वीं की पाठ्य पुस्तक का फिलहाल क्या नाम है? अंतरा। क्या नाम है? हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा, अंतरा। तो बताओ, पुस्तक के नाम को कर दिया ना इन्वर्टेड कोमा में बंद। फिर मैं पाठ का नाम लिखूं अरुण या मधुमेह देश हमारा, मैं क्या लिखूं? अरुण, या चलो ये बड़ा हो जाएगा, मैं लिख देता हूं देवसेना का गीत। क्या लिखता हूं? देवसेना का गीत। तो ये पाठ का नाम हो गया, ठीक है। कोई रचना का नाम हो सकता है ना? तो पुस्तक का, पत्रिका का, रचना का, पाठ का नाम है, उसके आगे भी इसका प्रयोग करते हैं। कौन से का? एकल का। किसका? एकल का। तीसरा, अगर किसी वाक्य में कोई लोकोक्ति आ जाए, वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग कर रहे हो आप, लोकोक्ति का, है ना, प्रयोग किसमें कर रहे हो? वाक्य में प्रयोग कर रहे हो, तो उस स्थिति में भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं या कर किया जाता है। जैसे मान लो मैं यूं कहूं, किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा है। अब ये वाक्य हो गया ना, वाक्य हो गया। अब इसमें आपको लोकोक्ति का प्रयोग करना है, तो यहां उद्धरण चिन्ह हो गया। फिर आगे लोकोक्ति आ गई, तेते पांव पसारिए, पूरी आ गई। चलो यहां जगह नहीं है, मैंने लोकोक्ति इसके अंदर लिख दी, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, सिंगल का, डबल का नहीं, सिंगल का, इसका प्रयोग हो जाएगा सिंगल का। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, किसी ने ठीक ही कहा है। तो वाक्य में अगर लोकोक्ति का प्रयोग हो तो उस स्थिति में भी सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग होगा। कोई वाक्य है और वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग हो, या किसी लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करे जब। अब देखो दोहरा कब आएगा? दोहरा एक ही स्थिति में आएगा, किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहना है, किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहना है। जैसे रामचंद्र शुक्ल के कथन आते हैं, मान लो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम देते हैं उनमें आप समझ सकते हो कि रामचंद्र शुक्ल का कोई कथन आ गया, तो रामचंद्र शुक्ल का कथन एज इट इज आप कहो कि रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है, और फिर उनका कथन लिखो, तो किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना है, तभी दोहरा उद्धरण होता है। दोहरे उद्धरण में एक ही चीज ध्यान रखना, किसी के कथन को ज्यों की त्यों कहना है, तो फिर आप किसका प्रयोग करोगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे विजय देव नारायण शाही ने, मान लो आप ऐसे कह दें कि विजय देव नारायण शाही है, उन्होंने नागमती वियोग खंड को यूटोपिया कहा है। क्या कहा है? यूटोपिया कहा है। तो ये पूरा का पूरा कथन उनका, पूरा का पूरा कथन, ये तो मान लो यहां पर पूरा का पूरा कथन भी नहीं है, लेकिन अगर किसी कवि का, किसी दार्शनिक का की कही बात को ज्यों का त्यों आप लिख रहे हो, तो उसके दो चिन्ह लगाए जाएंगे, वो दोहरे उद्धरण चिन्ह होंगे। क्या होंगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का एक ही प्रयोग याद रख लो आप, दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह का क्या याद रखोगे? उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, यानी ये इस तरह से क्या कहेंगे हम? किसी विद्वान, किसी विद्वान, किसी विद्वान, कवि, दार्शनिक, दार्शनिक जो भी है, कि बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए, कि बात या कथन, बात या कथन को ज्यों का त्यों कहने के लिए, को ज्यों का त्यों कहने के लिए, ज्यों का त्यों कहने के लिए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कैसर आ गई? कहने के लिए करते हैं दोस्त, ठीक है। चलो तो देखो एकल का क्या ध्यान रखेंगे? कवियों के उपनाम में जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला पांडे, बेचन शर्मा, उग्र आदि। इसके अलावा कोई पुस्तक है, पत्रिका है, रचना है, पाठ का शीर्षक है, उनके लगाते हैं। वाक्य में अगर लोकोक्ति आ गई, किसी वाक्य में लोकोक्ति आ गई है, उसका प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर सिंगल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे किसी ने ठीक ही कहा है, तेते पांव पसारी जेती लांबी सोर, ठीक है। लेकिन अगर किसी दार्शनिक का, किसी कवि का, है ना, किसी महान विभूति का, किसी विद्वान का कथन ज्यों का त्यों कहना है, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। दोहरे का एक जगह याद रखो। तो देखो वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति या कहावत, ठीक है, मैं किसी शब्द विशेष को प्रकट करने के लिए, में यहां तक हो गया एक,
ठीक है। किसी शब्द विशेष को प्रकट करने के लिए उपनाम, उपनाम में, ठीक है। और कविता, पाठ, पत्रिका, समाचार पत्र के शीर्षक में। अच्छा, एक इसका प्रयोग और है, देखो, किसी शब्द विशेष को प्रकट करने के लिए, किसी शब्द विशेष को प्रकट करने के लिए, या किसी शब्द विशेष को विशेष महत्व देने के लिए, विशेष महत्व देने के लिए। जैसे आप संज्ञा की परिभाषा लिख रहे हो तो उसमें संज्ञा के आगे सिंगल लगा देते हो। देखो, जैसे पहली बात तो देखो, वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग, इसे ही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये सिंगल का प्रयोग होगा, सिंगल का ध्यान रखना। कौन से का प्रयोग है? एकल अवतरण चिन्ह का, ठीक है। अब देखो, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आप सर्वनाम की परिभाषा बता रहे हो, इसमें सर्वनाम को विशेष रूप से प्रकट करना चाहते हो उस पूरे वाक्य में, विशेष रूप से प्रकट करने के लिए, वाक्य में किसी शब्द को विशेष रूप से विशेष महत्व देने के लिए, तो सर्वनाम के ये लगा दो, इन्वर्टेड कोमा लगा दो। दूसरा, किसी कवि का उपनाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके अलावा कविता, पाठ, पत्रिका, जैसे मैंने कहा, इसमें ये भी लिख सकते हो पाठ्य पुस्तक, एक क्या लिख सकते हो? पाठ्य पुस्तक के शीर्षक में भी, जैसे मैंने क्या कह दिया, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा, ये नीचे ऐसे लिखा हुआ है, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा। क्या लिखा हुआ है? इधर दिख नहीं रहा आपको, ये ऐसे लिखा हुआ, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा, अंतरा। बताओ, बात समझ में आ गई क्या? क्या ध्यान रखना है? एक तो क्या ध्यान रखना है, लोकोक्ति आ जाए अगर किसी वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, किसी कवि के उपनाम में किसी किताब का, रचना का नाम लिखना, इसलिए, और किसी लाइन में अगर किसी शब्द विशेष को विशेष रूप से प्रकट करना है, विशेष महत्व देना है, तो भी आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करोगे। एक चीज नई आ गई, देखो पीपीटी में। अब देखो, दोहरे का एक जगह ही खाली, दोहरे का कितनी जगह बताओ? एक जगह ही करेंगे। दोहरे अवतरण चिन्ह का कितनी जगह प्रयोग करेंगे? एक जगह करेंगे। देखो, दोहरे अवतरण चिन्ह का बस एक, किसी के कथन को हूबहू लिखने के लिए। अब कथन कौन कौन कहते हैं? या तो कोई अपने विद्वान, कोई दार्शनिक, कोई कवि, उन्होंने कोई कथन कहा है, उनके कथन को हूबहू लिखेंगे, बस उसी जगह दोहरे का प्रयोग करेंगे, बाकी इकहरे का, बाकी इकहरे का। देखो, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, अब मुंशी प्रेमचंद का कथन है, स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि को भड़काने में भी घी का काम करते हैं। पुरुषों की क्रोधाग्नि को भड़काने में किसका काम करते हैं? घी का काम करते हैं। तो पूरे वाक्य का ही नाश कर दिया, घी का काम करते हैं, मतलब किसने नाश कर दिया? टाइपिस्ट ने, मुंशी प्रेमचंद ने नहीं, वो तो महान विभूति थे। वाक्य का नाश किसने किया? टाइपिस्ट ने। अच्छा वाक्य था, उसको सही तरीके से टाइप नहीं किया। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं, यहां पूरा हो जाएगा और इधर पूर्ण विराम आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो डबल, अगर किसी के कथन को सेम टू सेम आप उतार रहे हो तो दोहरा उद्धरण चिन्ह, उसके अलावा अन्य सभी परिस्थितियों में एकल उद्धरण चिन्ह। कोष्टक, अब देखो कोष्टक में क्या करते हैं? कोष्टक का मेन ध्यान रखना, अर्थ स्पष्टीकरण। क्या करेंगे बताओ? अर्थ स्पष्टीकरण। किसी चीज का अर्थ स्पष्ट करने में हम कोष्टक का उपयोग करते हैं। जैसे देखो, ये वाक्य यहां से शुरू हो रहा है, वह अनवरत, वह अनवरत। अब अनवरत का वाक्य स्पष्ट करना है कि भाई बच्चों को पता चल जाए, तो आप कोष्टक में लिख दोगे लगातार, तो इसका अर्थ स्पष्ट। तो किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए नंबर एक बात, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, विकल्प सूचित करने में। दूसरा क्या है? विकल्प सूचित करने में। विकल्प सूचित, जैसे मैंने कहा, क्रिया के दो भेद, अब कोष्टक में लिख दिया सकर्मक और अकर्मक, यानी हम कौन से दो भेदों की बात कर रहे हैं? सकर्मक और अकर्मक। तो ये हो गया विकल्प सूचित करने में। तीसरा देखो, नाटक में अभिनय आदि की सूचना में, यानी नाटक में अभिनय की सूचना देने में। जैसे देखो, मैंने कहा शकुंतला, शकुंतला। अब देखो, शकुंतला के आगे निर्देशक चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह? निर्देशक चिन्ह, यानी शकुंतला का संवाद आएगा, लेकिन संवाद बोलते समय वो एक्शन क्या कर रही है, अभिनय क्या कर रही है, वो चीज कोष्टक में लिख सकते हो आप। कोष्टक में लिख दिया माथा पीटते हुए, तो नाटक में अभिनय की सूचना देनी कि भाई नाटक में चलो शकुंतला बोल तो ये रही है कि हे प्रभु, ऐसे बोल रही है, लेकिन ये बोलते समय वो कर क्या रही है, अभिनय क्या कर रही है, उस अभिनय की सूचना देने के लिए भी ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। तो तीन याद रख लेना, अर्थ स्पष्टीकरण, विकल्प सूचित और नाटक में अभिनय की सूचना देने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। देखो किस किस में ध्यान रखना, कोष्टक किस किस का प्रयोग करेंगे। देखो कोष्टक में आप कह दोगे, पहला तो एक तो अर्थ स्पष्ट करने में, यह ध्यान रखना, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में, अर्थ स्पष्ट करने में, अर्थ स्पष्ट करने में। दूसरा, नंबर एक बात तो क्या होगी, किसी शब्द का बताओ क्या स्पष्ट करेंगे, अर्थ स्पष्ट करेंगे। दूसरा, नाटक में अभिनय की सूचना देने में, नाटक में अभिनय की सूचना देने में।
अभिनय की सूचना देने में। ठीक है, तीसरा बताओ इसका प्रयोग क्या हो गया? विकल्प सूचित करने में। विकल्प सूचित करने में। विकल्प सूचित करने में। तो क्या ध्यान रखना है? अर्थ स्पष्ट करने में, जैसे ने कहा वह अनवरत चल रहा था, ब्रैकेट में लिख दिया लगातार, तो अनवरत का अर्थ हो गया लगातार। एक नाटक में अभिनय, मान लो मैंने कहा शकुंतला, अब शकुंतला करे हे प्रभु, तो वो हे प्रभु बोलते समय वो अभिनय क्या कर रही है? सर पीटते हुए, माथा पीटते हुए। तो नाटक में अभिनय की सूचना कोष्टक में दी जाती है कि माथा पीटते हुए बोल रही है, हंसते हुए। एक क्या कहते हैं? रावण, फिर रावण के ब्रैकेट में लिख दिया अट्टहास करते हुए, हंसते हुए, तो वो उसके अभिनय की सूचना हो गई। फिर विकल्प सूचित करने में, यानी कोई चीज आपने लिखी, उसका वास्तव में अर्थ क्या है, उस या उसके स्थान पे, यानी उस वो क्या चीज स्पष्ट हो रही है वहां पर, वो कहते हैं विकल्प सूचित करना, है ना। उस शब्द की जगह दूसरी चीज कौन सी होनी चाहिए जिससे ज्यादा अर्थ उसका स्पष्ट हो जाए, तो वो उसको बोलते हैं विकल्प। अब देखते हैं कितने एक बच रहे हैं। वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा हो गया, मुझे लगता है कि थोड़ा और इसमें टाइम लगेगा। देख लेते हैं कितना आग बचा है। लोप, समानता, निर्देशक, विवरण, तो थोड़ा सा, वैसे तो 3 पीपीटी बची हैं क्या? चलिए, आज तो काफी लंबा वीडियो हो गया है। फिर ये पीपीटी तो मैं पूरी दे दूंगा। देखो वीडियो तो इतना ही करूंगा मैं, क्योंकि लंबा वीडियो फिर ज्यादा करें तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता, उसमें मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो आज इतने विराम चिन्ह किए हैं, 2-3 पीपीटी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आधे घंटे का एक वीडियो 100% आपको दूसरा पार्ट इसका मिलेगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करें कि भाई सर आज आधा ही क्यों करवाया। आधा इसलिए करवाया क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाना मेरे सिद्धांत में नहीं है। मुझे ऐसा लगने लग जाता है फिर कि अब वीडियो नीरसता की तरफ जा रहा है, ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको पूरा नहीं करता। दूसरा भाग इसका कंफर्म रहें आप, कल ही आ जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पीपीटी आपको पूरी मिल जाएगी। पीपीटी ये पूरी तीनों आगे की स्लाइड, पूरी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। रीट है आपके, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, हर चीज का कोर्स लगभग मैं ये प्रयास करूंगा कि लगभग सारी चीजें इस पर फ्री में करवा दूं। मेरा ये रहेगा आपके प्रयास। और देखिए समय की है, आप यूं नहीं कहें कि भाई सर ये करवाओ, जो भी मेरे को जितना भी समय मिलेगा ना, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ध्यान करूंगा और आपको प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे शब्दों में, अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे से अच्छे समझा करके आपको वो चीज याद करवाऊं। ये मेरा प्रयास रहता है। तो आज का वीडियो में दोस्तों यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।